एक गुड न्यूज़ है ना। एक गुड न्यूज़ तो ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। संडे को क्लास लगेगी है ना, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, स्टील स्ट्रक्चर हम क्लोज करेंगे। और एक और अच्छी गुड न्यूज़, मैं डीपीपी बना के दे रहा था, हो सकता है कुछ लोग कर रहे थे कुछ लोग नहीं कर रहे थे, तो अब मैं आपको डीपीपी विदाउट सॉल्यूशन दूंगा, विदाउट आंसर दूंगा। डीपीपी को आप ट्राई करना, और लास्ट के जो आपके 10 मिनट होते हैं 5 मिनट होते हैं उसमें मैं खुद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो डेली के डेली एज ए क्विज आप उसको करो, विद इन द टाइम करो। अगर मान लो कभी आपको 20-25 क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके विद इन 20 मिनट्स, मतलब लेस देन 1 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। कभी क्वेश्चन कोई बड़ा होगा कभी छोटा होगा, तो 20 क्वेश्चन दिए 20 मिनट में करने की हैबिट डालो, 50 क्वेश्चन दिए 50 मिनट में करने की हैबिट डालो। तो अभी स्ट्रक्चर से मैं आपको इस मोड में देने वाला हूँ है ना। तो डीपीपी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो उससे आपकी गलतियाँ वगैरह, क्योंकि इंडिविजुअली आप मेरे से आकर के पूछते हो, जिसने पूछ लिया उसका तो थोड़ा सा और बेटर तरीके से हो जाता है सॉल्व, जिसने नहीं पूछा हाँ ठीक है ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर हजारों लाखों क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि वो क्वेश्चन आपको दिखेगा है ना। लेकिन फिर भी आपको चीज़ें यदि समझनी है तो आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना। तो एक डीपीपी तो वो है जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें सॉल्यूशंस वगैरह है, और दूसरी डीपीपी मैं विदाउट सॉल्यूशन विदाउट आंसर टेक मैं आपको दूंगा है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट डीपीपी में आ जाएगा, फिर उसके आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जो बोल्ड करके मैं आपको आंसर देता हूँ ना। तो जैसे आज मैंने डीपीपी 1 दिया तो उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम पर डीपीपी 2 मिलेगा विदाउट आंसर, और डीपीपी 1 के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक सिंगल पीडीएफ में मैं आपको दूंगा है ना। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास से अगर डीपीपी आती है दिन में तो आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर द क्लास विद इन 10 मिनट सारे डिस्कस हो जाएंगे है ना। चलो, अभी जो मैंने क्लास के अंदर जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला गया। ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आया? 2 आया सबका। अगर सबका 2 आ गया ना तो मेरी बहुत बड़ी हेडेक खत्म हो गई कि सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर मत रखो। ये पूरा एक कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैंने आपको बताया, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। लिंक का मतलब क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ करके ही करना पड़ेगा। अभी आया मेरे पास में हेमंत और आकर के बोलते हैं सर 3m+r में मैं इधर जोड़ दूं उधर जोड़ दूं, भैया उसको डिस्टर्ब मत करना, वो 2D रिजिड फ्रेम का फॉर्मूला है। आप जिस स्ट्रक्चर को डील कर रहे हो वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर है। बार का मतलब होता है कि इसमें एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स आएगा, यहाँ पे 3 वाले बन ही नहीं रहे, कंसेप्ट ही नहीं बने, एक साथ मिलकर के आप फॉर्मूले में कुछ भी आप, ठीक है, एडल्ट्रेशन मत करो है ना, उसके अंदर कोई चेंजेस मत करो है ना। देखो ध्यान देना, इस जगह पर यहाँ पर है ना, इस जगह पर यहाँ पर तो पिन थी, यहाँ पर आपके पास में एक सपोर्ट ऐसा लगा हुआ है। मैंने बोला है यहाँ का एक सपोर्ट रिएक्शन F को आप अननोन मान लो। एक तो स्ट्रक्चर आपका ये बन गया जिसमें F को आपने यहाँ काउंट कर लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे और F यदि सॉल्व हो गया तो सॉल्व हो गया ना F, फिर जितना F आपके पास में था उतना ही कहाँ लग जाएगा, इधर नीचे लग जाएगा। तो ये F आपका अननोन नहीं है, ध्यान रखना, उधर काउंट कर लिया आपने, इधर अननोन नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास में जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ तो आपके पास में जो रोप है ना, रोप का हमेशा एक ही काम है, एक फोर्स देगा आपको। रोप का बस एक ही काम है, रोप क्या करेगा, वो आपको सिर्फ एक फोर्स देगा है ना। बहुत बढ़िया। तो रोप का क्या काम है, रोप आपको सिर्फ एक फोर्स देगा। तो यहाँ पर जब आप इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास में बेसिकली ये 3 पार्ट में आपको दिखाई देगा। एक तो ये वाला पार्ट है, इसमें आपने जो लिंक वाला फोर्स था उसको F ले लिया। यहाँ पर अगर F इधर काउंट हो गया तो इधर काउंट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपके पास में दिस इज व्हाट, दिस इज वन अननोन। तो टोटल यहाँ पर आप सॉल्व करते जाओ। अब ये मेरा 2D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह है, ये मेरा एक कंटीन्यूअस बीम है, कंटीन्यूअस बीम है ना, यहाँ पर कोई आपको कॉलम नजर नहीं आ रहे हैं। तो कैसे काउंट करोगे, 3 और 1 4 और 1 5, टोटल सपोर्ट रिएक्शंस 5 एक तरीके से। ये जो लिंक था ना ये भी एक तरीके का सपोर्ट ही तो है। आपने जब हटाया लिंक को तो यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, तो लिंक ने सपोर्ट कर रखा था इसको, आप ऐसे समझ लो है ना। तो यहाँ पर आपके पास में 5 थे, 5 में से 3 माइनस हुआ, R-3 लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। इसमें एक हिंज है, -1 करना पड़ेगा। तो 5 - 3 - 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। जब इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जाओगे इसको, तो यहाँ पर आपके पास में 3, और ये ऑलरेडी सॉल्व था तो 3 आपके पास में 3, ठीक है। या फिर मेंबर का फॉर्मूला लगा दो 2m+r वाला, 3m+r वाला, तो 3 × 2 प्लस रिएक्शन कितनी है 3 है ना, -3 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट, 1 2 3, यहाँ पर 3 है, तो टोटल मिलाकर के ये आपका 0 आ गया। देखो जरा 0 आया क्या, तो इसका ds 1 बन रहा है, इसका ds 0 बन रहा है, और यहाँ पर एक केबल की अननोन रिएक्शन भी, टोटल मिलाकर के 1 + 0 + 1 यानी कि 2 है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हटा करके भी आपके पास में 2 और आपके पास में अननोन सॉल्वेज, इनको सॉल्व करना पड़ेगा है ना। बात समझ में आ गई। तो ये तरीका होता है जिससे इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे चलें। हाँ, डीएससी आप बताओ, डीएससी कितना होगा, डीएससी कितना होगा। देखो डीएससी काउंट करते समय आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डीएससी काउंट करते समय, अब यहाँ पर एक ही तरफ काउंट करना है, जैसे रस्सी में रिएक्शन आप बोल रहे हो
कि रस्सी में रिएक्शन, जितना रस्सी में फोर्स होगा उसके हिसाब से रिएक्शन आ जाएगा, तो ये सपोर्ट रिएक्शन अननोन नहीं है, ये सपोर्ट रिएक्शन अननोन नहीं है। जितनी रस्सी में टेंशन है इंटरनल में काउंट हो जाएगा, रस्सी में टेंशन कितनी है उतनी सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगी, तो ये सपोर्ट रिएक्शन अननोन नहीं है। किसको बोलोगे आप? ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन अननोन मानेंगे या नहीं मानेंगे उसको? सपोर्ट रिएक्शन किधर भी एक ही जगह पर काउंट होगा, ये वाला आपका, ये वाला एक ही जगह पर काउंट होगा। अगर आपने डीएसआई में काउंट कर लिया तो डीएससी में काउंट मत करो, है ना। इंटरनल में अगर काउंट कर लिया, और इंटरनल में और एक्सटर्नल में काउंट कैसे होते हैं, ठीक है। अगर आपने वहां पर यदि फोर्सेस वगैरह लगे हुए हैं, है ना, और अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो, जैसे आपके पास में यहाँ होता है इस जगह पर सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, तो यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि डीएस आपका 0 आता है, डीएससी भी आपका 0 आ जाता है ना, लेकिन ये केबल स्ट्रक्चर है, केबल स्ट्रक्चर में जब सॉल्व करने जाएंगे केबल का आपको इंटरनल रिएक्शन, है ना, ये वाला फोर्स अननोन रहता है, इस वाले फोर्स को निकालने जाओगे तो सपोर्ट रिएक्शन बाद में आएगा, है ना, तो इंटरनल फोर्स को अननोन मानेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन को नहीं मानेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन अगर अननोन देखने जाओगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगी ना, यहाँ बताओ देखे कितनी है, 3 और 1 4, 4 - 3, है ना, तो कितना हो गया 1, है ना। तो यहाँ पर एक जो आया वो डीएससी है, इसमें एक डीएससी है, यहाँ पर आपका डीएससी 0 चल रहा है, और यहाँ पर भी इसको इंटरनल मानते हुए इसका 0 बोल देंगे, तो टोटल मिलाकर के 1 बनेगा, ठीक है। टोटल डीएससी कितना बनेगा 1। हाँ ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ है कंटिन्यूस, ये ना तो कंटिन्यूस बीम है, इतनी सारी चीजें हैं तो बहुत ड्रामा है। मैं तो जैसे इधर भी गया था तो मैंने इसको बीम की तरह दिखाया नहीं, मैं चाहता तो दिखा देता, मैं क्या बोल देता R-3, आंसर भी आ गया 0, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। बीम है कहाँ, बीम के बाद में इंक्लाइन मेंबर है, ये बीम थोड़ी ना बोलेंगे इसको। बात आ रही है कि समझ में मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाया था मैंने 3+R, जब मेरा ये पूरा का पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको कंटिन्यूस बीम बोल कैसे सकते हैं? बात आ गई समझ में? चलो आगे चलते हैं, नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, और कुछ और तरीके बताता हूं जो मार्केट में घूमते रहते हैं। मेरा तरीका सॉल्व करोगे हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करवा दिया। सभी लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि सर डीएस इसका 2 आएगा, इसका मतलब आप लोग समझ गए हो, है ना, ठीक है, कोई फॉर्मूले हम यूज नहीं करें, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी ऐसा करते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं ना। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो मार्केट में एक और तरीका चलता है सॉल्व करने का, वो और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो। मान लो आपके पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसका डीएस निकालो यूजुअल तरीके से जो आप निकालते हो, निकालो जरा, फिर एक और तरीका दूंगा आपको। इसका डीएस निकालो, व्हाट इज द डीएस ऑफ दिस, व्हाट इज द डीएस ऑफ दिस, जो यूजुअल तरीका है, नॉर्मल तरीका है, उससे आप इसका डीएस निकालो। इसका डीएस आ गया 6, सभी लोगों ने निकाल लिया हो तो फिर मैं बताता हूं इसको। सभी लोगों ने निकाल लिया इसका 6, इसका डीएस आ रहा है, बताओ जरा फॉर्मूला। 2D रिजिड है, फॉर्मूला लग जाएगा 3m, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 2 2 4 2 6, 4 तो कॉलम है और 2 बी में, है ना, तो टोटल मिलाकर के 6, प्लस रिएक्शन 6 माइनस 3 टाइम्स ज्वाइंट है 6, ये कट गया, बचा कितना 6, आ गया सबका। तो ये तो वो तरीका है जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा मैं कुछ बताता भी नहीं हूँ, है ना, कि कोई भी आ जाए, कैसे भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कैसे भी पिन वगैरह बीच में आ जाए, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको दिया है जिससे हम सॉल्व कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, है ना, समझदारी दिखाते हुए। और तरीके दिखाता हूँ कि और तरीका क्या है। मार्केट में क्या करते हैं, इसको आप यहाँ से कट करते हो, इसको कट करते हो, ट्री बनाते हो, ट्री बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, स्टेबल ट्री। तो यहाँ पर आप देखो जरा, अगर इसको यहाँ पर कट करोगे और इसको कट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में अगर आप इक्विलिब्रियम लेने जाओगे, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, नॉर्मल आएगा, शेयर आएगा, इसके अलावा मूवमेंट आएगा, 3 अननोन है ना, यहाँ पर भी नॉर्मल आएगा, ठीक है, शेयर आएगा और बेंडिंग मूवमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पर M2 कह दो, M2 कह दो और ये V2 कह दो, बात समझ में आ रही है। अब जब ये वाली साइड जब आप सॉल्व करने जाओगे इक्विलिब्रियम में, जब आप इसको लेने जाओगे तो यहाँ पर आपके पास में जो डीएस चल रहा होगा वो बेसिकली कितना चल रहा है, जितनी यहाँ पर अननोन्स है। तो टोटल अननोन कितने हैं, देखो जरा सॉल्व करो जरा इसको डीएस के लिए कि व्हाट इज द डीएस, इसका डीएस कितना होगा, इसका डीएस। तो जब भी आप इसका डीएस निकालोगे ना, डीएस अपने तरीके से निकाल के देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आपको डीएस कितना मिलेगा, इसका 6 मिलेगा, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से,
तो आपको करना क्या होता है इस मेथड के अंदर, आपको नंबर ऑफ कट्स लगाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ कट्स लगाने पड़ते हैं, और कट इस तरीके से लगाते हैं कि वो आपको एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर दे देता है। देखो आप यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट के साथ में यहाँ पर आपको ये मेंबर्स कैंटिलीवर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेंबर था, इससे ये जुड़ा है, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c नंबर ऑफ कट्स माइनस r डैश। और r डैश का मतलब क्या होता है, r डैश का मतलब सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर रेस्ट्रेंट हो सकता है कभी लगाने पड़े। जैसे अभी तो मैंने दोनों फिक्स दिए थे, और फिक्स चाहिए आपको, है ना, ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको आदेश मिले, अभी इस क्वेश्चन में तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आदेश 0 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं भी, आप पहले समझ लो इसकी कैलकुलेशन क्या है। नंबर ऑफ कट्स कितने लगे, एक कट, दूसरा कट, तो टोटल नंबर ऑफ कट 2 लगे, आदेश यहाँ पर 0 चल रहा है, आंसर आपका 6 आ गया, जो यहाँ से भी आता था। सुनो, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ना लगा करके मैं ऐसे लगा दूं, अब आप मतलब समझना रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है। पिछली कैलकुलेशन तो लिख लो पहले एक बार, जो पिछला क्वेश्चन था उसकी कैलकुलेशन लिख दो, हाउ मेनी कट्स आर अप्लाइड। उस क्वेश्चन के लिए आदेश यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा रेस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप कोई भी एक्स्ट्रा रिडंडेंट फोर्स नहीं लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा रिडंडेंट का क्या मतलब है मैं और बताता हूं आपको अगले एग्जांपल से। तो ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c माइनस r डैश किया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 0, तो टोटल मिला करके ds कितना 6, ठीक है। r डैश 0 था पिछले क्वेश्चन का, है ना, अभी ये रोलर मत बना, ये हिंद मत बनाना। पिछले क्वेश्चन में मैंने फिक्स दिया था आपको, तो फिक्स के लिए r डैश 0 था, यहाँ पर भी फिक्स था, यहाँ पर भी फिक्स था, उसका r डैश 0 था, और ds आपके पास में कितना आया, ठीक है, ds आपके पास में 6 आया, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कट्स माइनस r डैश का मतलब है नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट दैट इज टू बी प्रोवाइडेड, दैट इज टू बी एडेड, है ना। अब इसका मतलब क्या है, एक नया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे दिया, फिर से इस क्वेश्चन में बस एक ही चेंज किया मैंने, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने फिक्स की जगह हिंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर यहाँ पर ये इसको कट लगाओगे आप, 2 कट लगाने पड़े। अब सोचो जरा, इमेजिन करो, ये अगर ये पिन जॉइंटेड ऐसे हो, कट लगाने के बाद में तो गिर जाएगा, अनस्टेबल है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। फिक्स बनाने के लिए कितने एडिशनल फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। देखो हिंज और फिक्स में बस एक बात का डिफरेंस है, मूवमेंट का। तो अगर आप इसको गिरने से रोकना चाहते हो तो मूवमेंट लगाने पड़ेंगे, तो फिक्स बन जाएगा ये। फिक्स और हिंज में बस एक बात का डिफरेंस है, मूवमेंट का। सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई कभी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए और वो बोल दे कि मैं इस जगह का रोटेशन नहीं होने दूंगा, मैं पकड़ के बैठा हूं इसको, तो समझ जाना ये फिक्स है। अगर उसने बना तो सिंपली सपोर्टेड रहा है, और फिर वो आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मैं इस एंड का रोटेशन नहीं होने दूंगा, तो फिक्स सपोर्ट यही तो काम करता है, रोटेशन नहीं होने देता है या मूवमेंट लगा के रखता है। तो आप समझ जाना फिर ये हिंज रहा ही नहीं, ये फिक्स हो गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स बनाने के लिए आपको एक एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा। कौन सा वाला, मूवमेंट वाला, है ना। आपको एक एडिशनल मूवमेंट लगाना पड़ेगा, नोट कर लो, एडिशनल मूवमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी फिक्सिलिटी आएगी। तो वो एडिशनल नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट कितने हैं इसमें, क्वेश्चन में 1 है। तो यहाँ फॉर्मूला जब आप लगाओगे, r डैश की जगह 1 कर दोगे, 6 माइनस 1 5 आंसर आ जाएगा। और अगर आप पुराने कंसेप्ट से जाते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन 6 नहीं है, 5 है। अब आपका आंसर 5 आ रहा होगा, देखो। अगर अपने वाले कंसेप्ट से जाते हो तब भी आपका आंसर 5 है, इनके कंसेप्ट से जाते हो तब भी आंसर 5 है। कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या? मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम होता है, हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड, कहाँ कहाँ कट किए जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उनका भी जवाब दे पाओ। वरना डीएस निकालना है, जो मैंने तरीका बताया वो बेस्ट है, उससे निकाल लो, ठीक है। हाँ, कहाँ दे, फिर कहीं पर भी दे दो, जहां मर्जी पड़े। इसको समझ में नहीं आ रहा कि बीम में क्यों दिए, आपकी मर्जी पड़े जहां दो। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स हमें यहाँ पर देने, ऐसे नहीं 70 कट लगा दो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स देने, और इस तरीके से देने, इस तरीके से देने कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में जो सिचुएशन बनती है, कहाँ देना चाहते हैं अपन कट, जैसे यहाँ दे दें, यहाँ दे दें, ऐसे दे दो। ट्री बनना चाहिए हमारा, कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए, लूप खत्म करने, ट्री बनना चाहिए। ट्री, ब्रांचेस निकलेगी, स्टेम होगा, ब्रांचेस निकलेगी। ये ऐसे सोच रहा है, अरे सर खत्म करो ना मामला,
लो एक कट दिया, हो गया, ये लूप बना रहा है, ये नहीं चलेगा, लूप नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर ये देना चाहे, देखो राज का मेथड फॉलो करेंगे आज से वापस, ठीक है। एक तो यहाँ कट लगाएंगे हम, एक यहाँ लगाएंगे, बताना ट्री बन रहा है क्या राज? देखो जरा ध्यान से देखो, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर इधर वाला ट्री बन रहा है, लूप कोई भी नहीं, और ये भी ट्री बन रहा है, कोई लूप नहीं है, तो आपको ट्री बनाना है बस। तो आप ये ऐसे दो कट दिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बीम में लगाओ चाहे कॉलम में लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। लिख लेना आप, है ना, सीधे सीधे शब्दों में कि जब हम कट लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे कि वो ट्री बने, यानी कि कोई क्लोज लूप वहां पे ना रहे। लिख लो साफ साफ हिंदी भाषा में, ठीक है, कि जब भी हम कट लगाएंगे तो वहां पर कोई क्लोज लूप नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कट लगाओ, द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वहां से आपको आंसर्स मिलेंगे। इसीलिए तो देखो राज कंफ्यूज होता है तो पूरी दुनिया भी कंफ्यूज होती है कई बार, ठीक है। तो मैं चाहते नहीं हूं कि आप उसको यूज करो, बहुत बढ़िया मेथड मैंने बताया हुआ है जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि बताओ कितने हैं, कितने रेस्टोरेंट लगाने हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, तब आप समझ जाना। वैसे आपको बता दूं, मैं राज जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो कई सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, लेकिन बाकी लोग पूछते नहीं है ना। चलो नोट करो, देखें। हाँ एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी पढ़ो देखें। इसमें भी आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एक बार ये इसमें क्वेश्चन आया था, उसके बाद हर एग्जाम में आया, ये ऐसा लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब समझते हैं, है ना, इसका क्या मतलब समझते हैं। पहले तो इसका डीएस निकालो, आपको जो आता है उससे निकालो, कैलकुलेट द डीएस, जो भी आपको लग रहा हो उसके हिसाब से डीएस निकालो। देखो ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में फिर आप कुछ ना कुछ दया क्या है इसके अंदर, ठीक है, वो ढूंढना शुरू करो, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूँ कि या तो क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ये चेंजेस देखे गए अब तक पूरी हिस्ट्री में, अब उसी के आसपास चेंजेस नजर आएंगे, कोई क्वेश्चन नया बन के नहीं आएगा। बताओ जरा इसका डीएस कितना, डीएस 5। इन्होंने बोला कि सर यहाँ पे कट लगाएंगे, 3 कट लगाए, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, ऐसे ना, और एक कट यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फिर ये कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि सर ये ब्रेसिंग है पहली चीज तो, और बोल रहे हैं ब्रेसिंग में एक ही फोर्स मान लो। कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या बोला, है ना, एक्सियल फोर्स इन्होंने माना। चलो ये तो एक तो कट वाली थ्योरी से चल रहा है। फॉर्मूला क्या लगा फिर आपका कट लगाने के बाद, ये तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बाकी इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 और 2 5 हो गया। आदेश यहाँ पे पहले ही फिक्स सपोर्ट चल रहे हैं, तो आदेश 0 चल रहा है। ये बड़ी बड़ी कहानी चल रही है ना। चलो वो तो मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको कट वाले सेक्शन से क्वेश्चन आए तो वैसे कर लेना। बाकी डीएस में गौरव कहाँ से जाना है, जैसे मैंने बताया वैसे जाना है। कटवर्ड की थ्योरी सारी आप साइड में रखना है ना। चलो कट से आप अपने आंसर को चेक कर लेना कि भाई आ रहा है, ठीक आ रहा है। कभी नहीं आया तो मेरे पास आ जाना वापस, ठीक है। सर आ ही नहीं रहा आंसर, है ना। चलो ध्यान देना। अभी मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ। ये भी आपका एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। हो सकता है किसी को पता ना हो, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि भाई इसको मेंबर्स वगैरह काउंट करके करेगा। जैसे हर्षवर्धन से पूछा जाए तो हर्षवर्धन ने काउंट किया होगा नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। बताना जरा हर्ष, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने। तो देखो जहां डिसकंटिन्यू आती है ना, कितने मेंबर्स काउंट किए, 3 और तो 5, ये तो उम्मीदों से बाहर जा रहे है ना। सुनो, मेरा जैसा नॉर्मल इंसान कैसे मेंबर्स काउंट करता है। मेरा जैसा नॉर्मल इंसान मेंबर्स काउंट करता है। जैसे मान लो ये है, तो मैं तो इनको कभी भी एक काउंट नहीं करता। जैसे डिसकंटिन्यूटी आती है 2 काउंट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। तो वहां पे आप मेंबर्स को अलग अलग काउंट करते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर, ये 5वां, ये 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। मेरी उम्मीदों पे कोई टिका क्या या नहीं टिका? हाँ नो, मैंने कहा ना हर्ष ने मेंबर्स काउंट किए, नो, है ना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ऐसे ही करता है, तो वैसे ही करके चलते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 किया प्लस रिएक्शन, रिएक्शन हर्ष 3 और 3 6 रिएक्शन हर्ष ने भी 6 की। इसके बाद में ज्वाइन, सर आपने ही तो कहा था जहां जहां मेंबर्स काउंट हुए वहां पे ज्वाइंस भी आएंगे, तो ज्वाइन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 हो गए 4, है ना। 4 इधर 4 इधर, 8 ज्वाइन के। हाँ इन्होंने 8 ज्वाइन काउंट कर लिया, और इनके पास में सपोर्ट में भी बैठा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो 9 इंटू 3 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 + 6 आंसर तो 9 आ रहा है।
अब इसका दिमाग बेचारे का ये सोच करके चकराया, पीछे वाला 5 आंसर दे रहे और सर ने अभी तो कुछ बोला नहीं, मतलब आंसर तो शायद सही है ना। अब सुनो जरा, ये भी आपका 2 टाइप के स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। ऐसा स्टैंडर्ड मानो इनको, इनके अलावा आपसे कभी भी कोई ट्रिक नहीं खेली जाएगी जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा। ये कैसे है, ये बेसिकली ब्रेसिंग्स है। इसमें एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स आता है, होता है ना कि बीम और कॉलम थोड़े से कमजोर है, उनको सपोर्ट देने के लिए आपने ब्रेसिंग लगा दी ताकि इसके डिफ्लेक्शंस को रोका जाए, इसकी स्वे को रोका जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रेसिंग्स लगा दी। तो ये ब्रेसिंग है, और ब्रेसिंग में जो फोर्स आते हैं वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में आते हैं, तो इनको हटाओ, इनको मत काउंट करो, है ना। जिन्होंने काउंट करके आंसर नहीं दिया उनके बारे में बात बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर को उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर समझा, जो कि गलती है ना। कॉलम बीम स्ट्रक्चर ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे ये ब्रेसिंग्स है, तो बेसिकली ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो एक सिंगल फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, पक्की बात है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये ब्रेसिंग है। यहाँ एक अननोन तो इस जगह पे था ब्रेसिंग के फोर्स में, और दूसरा ये था, तो 2 अननोन का ध्यान रखना। जब भी नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते हैं, डीएस प्लस होगा या माइनस होगा, डीएस प्लस होगा। और जब जब भी आपको इक्वेशन बता दोगे तो डीएस माइनस होगा। बात समझ आए, ये मेन कंसेप्ट है। तो ये कैसे आएगा देखना जरा, बिना ब्रेसिंग के काम कर लो। बिना ब्रेसिंग के काम करोगे, इसका डीएस पहले भी निकाला हुआ है 3 है, बिना ब्रेसिंग के काम करे तो डीएस 3 है। अब इसमें ब्रेसिंग के 2 फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, आंसर हो गया 5, खत्म। कोई कटवट कुछ नहीं लगा रहे हम। ब्रेसिंग के जो 2 फोर्स है, ये वाला फोर्स की कितना फोर्स इसमें, कितना फोर्स इसमें, 2 फोर्स और प्लस कर दो इस सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर, तो टोटल मिलाकर के डीएस कितना आ गया, 5 आ गया। कोई बात नहीं। अरे यार, सिमेट्रिसिटी की बात मैंने नहीं करी, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते होगी सिमेट्रिसिटी की। अरे रुक तो जा, सिमेट्रिसिटी का मतलब अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हो आप तो गलत है। ये लोडिंग लगा दिया, बता जरा सिमेट्री कहाँ है। ये जनरल लोडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने ये लोडिंग लगाई, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जब तक मैं कंसेप्ट की बात नहीं करूँ ना, उठा करके मत लाओ, ठीक है, टर्म, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगे बच्चों के भी, है ना। वो बात की बात। चलो, जनरल लोडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिसिटी जब देखते हैं तो स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिक होना चाहिए बाय द मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा बाय द लोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी सिमेट्रिक होना चाहिए, तब जाकर के बोलेंगे कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, वरना नहीं है ना। नई कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, बाद में करेंगे। चलो, काफी सारी बातें हो गई इन सब चीजों की, है ना। अब आगे चलते हैं। लो, कट वाले से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो इसको और सॉल्व कर लो। देखिए, ये आया हुआ है एएन में, ठीक है, आज ही मैं कंसेप्ट लिख करके आया हूं, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप बिना इस कंसेप्ट के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। बताओ जरा, कट वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डीएस का फॉर्मूला 3c माइनस r डैश ये लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r डैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r डैश। यहां कट लगाओगे, पहले तो कट लगाओ, कट लगा दिया, ये और ये 2 कट से काम हो जाएगा क्या, ठीक है, 2 कट से काम हो जाएगा। इसको फिक्स बनाना पड़ेगा, इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली एक तो ये हिंज में ऑलरेडी 2 रिएक्शन थी, बस एक और देना है मोमेंट वाला, तो यहाँ पे मोमेंट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ मोमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो r डैश 2 चल रहा है क्या, r डैश तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 है, और c कितने, कट कितने लगाए, 2, 3 दूनी 6 माइनस 2, 4 आंसर हो गया क्या। और आप अपने तरीके से भी निकालो, 4 आंसर आएगा, किसी भी तरीके से आंसर आप निकालो 4 आएगा, है ना। कट की भी प्रैक्टिस कर लो। समझ में आगे की बातें। चलो, तो सारे मैंने कंसेप्ट इसके डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं एक और नए ट्विस्ट पर, है ना। सारे ट्विस्ट खत्म करता हूं, फिर उसके बाद में हम दूसरे स्ट्रक्चर पर चलेंगे, है ना। चलो, ध्यान देना जरा। ये वाली जो बीम है, ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड बीम। इसको फिक्स्ड बीम कहते हैं, सबको पता है ना। ये वाली जो बीम होती है, इसका नाम क्या है, कैंटिलीवर। इसका नाम क्या है, यहाँ पे अगर ये ऐसे सपोर्ट देते तो प्रॉब्ली कैंटिलीवर। और ये वाली बीम, दिस इज अ फिक्स्ड बीम, है ना, ये फिक्स्ड बीम। सुनो, फिक्स्ड बीम का कोई मुझे डीएस निकाल के देगा क्या। फिक्स्ड बीम का डीएस कितना होता है, डीएस निकालते समय आप डीएस ही निकाल सकते हो, क्योंकि बीम कंटिन्यूअस बीम है, कोई यहाँ पे कॉलम नहीं है ना। तो डीएस डीएससी के बराबर होगा किसी भी बीम के अंदर, है ना। और डीएससी यहाँ पर कितना है, दैट इज r माइनस 3,
क्यों? क्योंकि आपका जो केस चल रहा है वही 2D रिजिड फ्रेम वाला। तो यहाँ पर आपके पास में आ रहे 6, 6 माइनस 3 यानी कि 3 हो गया। बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड बीम का DSE कितना होता है? वो आपका 3 होता है। सारे लोग स्टील पढ़ करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो स्टील स्ट्रक्चर में जो प्लास्टिक एनालिसिस जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उस क्लास के अंदर मैंने DSE को 2 लिया था। याद है क्या आपको? कि अगर आपको जैसे लोड लगे तो पहले तो ये लिख लिया क्या आपने? ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिखो फटाफट। लोडिंग मत दिखाना है ना, लोडिंग मत दिखाना। तो जब भी किसी स्ट्रक्चर में बिना लोडिंग को दिखाए हुए यदि आपसे पूछा जाए कि DS निकालो, तो आप जनरल लोडिंग मानते हैं। जनरल मतलब इंक्लाइन लोड भी लगेगा, ठीक है, हो सकता है हॉरिजॉन्टल लगे, वर्टिकल लगे, किसी भी टाइप का कहीं पर भी लोड लग सकता है। तो जनरल लोडिंग के केस में, जनरल लोडिंग क्योंकि मैंने लोडिंग नहीं दिखा रखी है, तो जनरल लोडिंग के केस में फिक्स्ड बीम का जो DS है वो 3 के बराबर होता है ना, 3 के बराबर। चलो ध्यान देना, अगर मैं ये फिक्स्ड बीम बताता हूं और बताने के बाद मैंने यहाँ पर लोडिंग ऐसे दिखा दी, दिस इज P लोड। अब ध्यान दो जरा, अब इसमें और इसमें किस बात का डिफरेंस है? यहाँ पर जनरल लोडिंग है, जनरल लोडिंग मतलब यहाँ हो सकता है लोड ऐसे लगे, तो यहाँ इस स्ट्रक्चर के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आ सकते हैं, वर्टिकल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर लोडिंग दिखा रखी है तो साफ साफ दिख रहा है इस स्ट्रक्चर पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जब तक नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएगी। अगर लोड लगेगा तो वर्टिकल रिएक्शन ही आएगी बीम के अंदर। फ्रेम में मत जाना, सिर्फ बीम के अंदर ये कहानी ट्रू है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास में P फोर्स लगा जो कि साफ साफ नजर आ रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? यहां वर्टिकल फोर्स दिखाया हुआ है। तो यहां पर ध्यान देना, जब आप ये बोलोगे कि वर्टिकल फोर्स यहां पर गिवन है, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को एनालिसिस में काउंट भी मत करना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, ना तो गिवन है ना आएगा, ना तो दे रखा है ना आएगा। समझ में आ गई बात ना? हॉरिजॉन्टल से रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हुए आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। सुनो, अब मुझे इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर अननोन बता सकते हो क्या? इस फिक्स सपोर्ट पर कितने अननोन है? 2 है। कौन कौन से? वर्टिकल फोर्स और मोमेंट। हॉरिजॉन्टल मत मान लेना, हॉरिजॉन्टल का नाम हर जगह से गायब कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अननोन रिएक्शन 2 है। यहां पर भी कितनी है? आप पूरा लिख लिया करो, 2 कौन सी वाली? वर्टिकल वाली और मोमेंट वाली। सारा लिखते हुए चलो, है ना? हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिकल वाला और मोमेंट आएगा। बीम की कहानी है, फ्रेम की कहानी नहीं है। फ्रेम में मत करना ऐसा। बात समझ में आ रहा है? पोर्टल फ्रेम दे दूं मैं आपको और हर कोई फिर ये बोलेगी सर आपने बोला था ना हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, तो मैंने तो ये कर दिया। भाई क्यों कर दिया? बीम की कहानी इसमें पूरा आएगा। इसमें DS कितना? 3 ही आएगा, चाहे लोडिंग कैसे भी दे दो 3 आएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका कितना है? हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास में यहाँ पर 0 है। हॉरिजॉन्टल को काउंट नहीं किया, आपके पास में 2 और 2 4 हो गया। और DS लिखते समय हम DSE लिखते हैं, है ना? DSE लिखते हैं। DSE का फॉर्मूला क्या होगा? अब होगा R-2। R-3 नहीं होगा, क्योंकि 3 किस वजह से आता था? समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0, समेशन mz इक्वल्स टू 0। अब fx की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपने ये फॉर्मूले में 2 लिखा है, ये बेसिकली आपका समेशन, एक तो fy बराबर 0 है और दूसरा समेशन mz बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी नहीं करेंगे? fx वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन 4 थी, उसमें से आपके पास में 2 गया, आंसर 2 आ गया। तो क्वेश्चन वही है, बीम वही है, बस लोडिंग इसमें दे नहीं रखी थी, या हो सकता है इंक्लाइंड दे। इंक्लाइंड दे तो जनरल लोडिंग होगी, फिर से हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, वर्टिकल भी। देखो ना, इंक्लाइंड लोडिंग दे दी 45 या किसी भी एंगल पर, तो इसका मतलब P/√2 इधर आ रहा है, P/√2 इधर आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा कंसीडरेशन में। बात समझ में आ गई क्या? चलो, क्लियर है कंसेप्ट? इसका बताओ जरा। सिमिलरली अगर मैं आपको प्रोप्ड कैंटिलीवर दे दूं, ठीक है, प्रोप्ड कैंटिलीवर दे दूं, इसमें बताओ लोड लगा दिया P, प्रोप्ड कैंटिलीवर अगर ऐसे दे दे तो रिएक्शन 2, रिएक्शन 1, टोटल मिलाकर के 3, 3 - 2 खत्म, 1 आ जाएगा आंसर।
बात समझ में आ गई? वही सेम चीज, दो रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल को छोड़ के चलना, हॉरिजॉन्टल को छोड़ के चलना, सिर्फ वर्टिकल वाला आएगा। तो सुनो मेरी बात को, कई सारे प्लॉटी कैंटिलीवर जब ये वाले आते हैं वर्टिकल लोडिंग वाले, कई बार रोलर लगाता है, कई बार हिंज लगाता है, फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको आना ही नहीं है उसको चाहे हिंज से दिखाओ चाहे रोलर से दिखाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। बात आ रही है क्या समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है ना बात? चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट ले लेते हैं, वो है द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी फॉर कौन से वाले स्ट्रक्चर के लिए? 3D है ना, 3D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। नोट करो, 3D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए DS कैसे निकलता है, DAC कैसे निकलता है, DSI कैसे निकलता है, उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, है ना। सारे लोग ध्यान दो। पहले तो 3D वाला स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देगा, है ना। 3D वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। सारे लोग ध्यान देना, जो 3D वाला स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस इज द 3D वाला स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई क्या? नजर आ रहा है? आइसोमेट्रिक व्यू में समझ जाओगे 2D है कि 3D, देख के पहचान में आ जाएगा। कॉलम बीम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो रिजिड में 3D वाला है। अब आपकी कहानी चलेगी 3D कौन सा वाला, रिजिड वाला। अब सारे लोग ध्यान दो, कंसेप्ट थोड़े से चेंज हो गए। अब 3D में जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है, हाउ मेनी रिएक्शन इट विल कैरी, फिक्स्ड सपोर्ट 3D में कितनी रिएक्शन कैरी करता है? तो ये करता है 6 रिएक्शंस कैरी, 6 रिएक्शंस कैरी करता है। हर एक मेंबर पर अगर कट लगाओगे तो हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर? 6 होंगे। 3 डायरेक्शन के फोर्सेस आएंगे क्योंकि तीनों डायरेक्शन में काम करना है, और 3 डायरेक्शन के मूवमेंट आएंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है? 3D में वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला अगर DS का फॉर्मूला बनाएंगे तो अननोन कितने? 6m, हर एक मेंबर के कोरोस्पॉन्डिंग, हर एक मेंबर के कोरोस्पॉन्डिंग 6 अननोन, प्लस टोटल रिएक्शंस माइनस हर एक जॉइंट, 6 रिएक्शन, 6 इक्वेशंस बना पाएगा। कौन कौन सी वाली? समेशन fx, fy, fz, mx, my, mz बराबर 0। समझ में आ गई क्या बात? लिखो, फॉर्मूला बना लिया हमने बातों बातों में। अभी फॉर्मूला हमारा DS है 6m प्लस r माइनस 6j, है ना। 6m प्लस r माइनस 6j, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या आप मुझे इसका DS बता सकते हो क्या? कितना इसका DS आएगा? मेंबर्स कितने हैं? 4 तो कॉलम है, 4 बी में नजर आ रही है क्या? 4 तो कॉलम लगे हुए हैं, 4 बीम है ना। तो 4 कॉलम 4 बीम, तो टोटल 8 मेंबर है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। रिएक्शन आपके पास में हर एक सपोर्ट मैंने फिक्स दिया है। फिक्स देने का मतलब है कि यहाँ पे 6 रिएक्शन आएगी, तो 24 आ गया, है ना। माइनस 6 टाइम्स ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं? 8। 4 तो फ्लोर पर वाले ज्वाइंट हो गए और 4 ऊपर वाले ज्वाइंट हो गए, टोटल मिलाकर के 8 ज्वाइंट। दिस विल कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है 24। आगे के सब लोगों का। चलो अगले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर एक बार और फिगर बना देता हूँ और कुछ कुछ चीजें चेंज करूंगा। आप लोग मुझे आंसर्स चेंज करके बताते जाना कि क्या आंसर्स आपको मिल रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको DS कितना मिलेगा, है ना। उसके बाद में मैं इन दोनों क्वेश्चन के लिए DAC और DSI भी निकलूंगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के लिए DAC और DSI भी देखेंगे। पहले DS निकालो इसका। देखो जब भी हिंज देते हैं सारे मूवमेंट 0 हो जाते हैं। हिंज मूवमेंट लेने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती, रोटेशन अलाउ करता है। तो ये वाला सपोर्ट कितनी रिएक्शन देगा? 3 देगा। X डायरेक्शन का फोर्स, Y डायरेक्शन का फोर्स, Z डायरेक्शन का फोर्स, तीनों डायरेक्शन के फोर्स ही दे देगा। बात समझ में आ गई? 3 डायरेक्शन के फोर्स ही दे देगा। बाकी आपके पास में ये कितने देगा? ये 6 देगा, ये 6 देगा, ये आपको 3 देगा। फॉर्मूला आपका वही 6 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। 9 है क्या नंबर ऑफ मेंबर्स? 4 कॉलम और 5 बीम है, नजर आ रही है। यहाँ पर प्लस रिएक्शन 6 6 12, 12 और 6 18, 18 है क्या? माइनस 6 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट। तो 8 तो पहले भी थे, एक नया ये वाला और आ गया, तो टोटल मिलाकर के 9 जॉइंट्स हैं।
है ना, दिस विल कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपका 18। बात समझ में आ गई क्या? चलो अब थोड़ा सा इसको और अंदर लेकर के चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसमें। चलो पहले तो मेरे को डीएसई और डीएसआई भी बता दो, है ना, इसी साफ सुथरे स्ट्रक्चर का अगर आप डीएसई निकालने जाओगे तो व्हाट इज डीएसई की डेफिनेशन। डीएसई में करते क्या है, अंदर नहीं घुसेंगे हम स्ट्रक्चर में, बस बाहर बाहर से आ जाएंगे। तो बाहर बाहर से आओगे तो टोटल अननोन कितने चल रहे हैं, 18। तो फॉर्मूला अगर देखना चाहोगे तो रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस पूरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो फॉर्मूला है R-6, फॉर्मूले भी याद रखो, R-6 इसका फॉर्मूला है। R कितना था 18, 18 माइनस 6 यानी कि 12 हो गया, और यहाँ पर आपके पास में जो DSI आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसका भी लिख दो जरा, इसका DSE कितना है और इसका DSI कितना है। तो DSE इसका है तो दैट इज 24 माइनस 6 यानी कि 18, और यहाँ पे DSI आ गया 6, है ना। राज थंब रूल मत बनाना कि DSI हमेशा 6 होता है ना। आगे चले, हर्षवर्धन समझ में आ गया। चलो अब ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात को, यहाँ पे बनाते हैं हम रोलर। रोलर देखा आपने, रोलर पहले के जमाने में सूटकेस आया करते थे, वो आते थे सिंपल वाले, हमारे पास में अभी भी वही वाला, जिसमें ट्रॉली को जब घसीटते हैं ना तो एक ही डायरेक्शन में जाता है, कभी हल्का सा भी उधर करना पड़े ना हालत खराब, ठीक है, हाथों में फ्रैक्चर हो जाता है। फिर आया VIP 360 डिग्री, जो रोलर आता है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन में रोलर घूमता है। तो अगर मैं VIP 360 डिग्री वाले की बात करता हूं तो वो वाला रोलर कितनी डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स देगा, हाउ मेनी अननोन रिएक्शन फोर्सेस विल बी देयर, कितनी रिएक्शन वो देगा, सिर्फ एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाने के लिए वो तैयार है, और अगर वो वाला रोलर हो, बस ये वाला, जैसे गाड़ी का पहिया जब जाता है तो बस इस डायरेक्शन में, आजकल आ रहे हैं वो वाला भी आ रहा है ना, गाड़ियां बनना शुरू हो गई है। मैंने देखा था एक कहीं पर वीडियो देखा था, तो उसमें पार्किंग लॉट में सिर्फ एक गाड़ी की स्पेस है तो उसमें भी घुस जाएगा। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना पार्किंग लॉट में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पार्क किए जा सकते हैं, वो वाले व्हीकल अगर मार्केट में आ जाएंगे तो फिर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला, उसके अंदर मैंने ऐसा देखा व्हील ऐसे होते हैं तो वो बेरिंग पूरी चेंज हो जाती है, 90 डिग्री पर आ जाएगा। और ये आपने वहां पे भी देखा होगा, टार्ज़न द वंडर कार, पता है आपको, आया फटाफट से भागते हुए स्लाइड किया और अंदर ट्रक्स के बीच में, और जगह कितनी, सिर्फ कार के बराबर की, ठीक है, देखी थी वो मूवी, ठीक है। तो वो वाला वीडियो मैंने भी देखा, उसमें ये वाला जो पहिया होता है जो इस डायरेक्शन में होता है उसको पूरा एग्जैक्टली 90 डिग्री पर कर सकते हो, और उसके बाद में गाड़ी, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपकी ड्रैग हो जाएगी, है ना। उसकी बात नहीं कर रहे अभी, तो हम नॉर्मल लाइफ जो हमारे सामने है, यानी कि पहिया सिर्फ ये वाला हो तो इस डायरेक्शन में रोलर मिलेगा, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिलेगा, पक्की बात ना, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर रोलर की बात आएगी तो हम यहाँ पर रोलर पर कितनी रिएक्शन अज्यूम करेंगे, दो रिएक्शन अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि रोलर जिस डायरेक्शन में पहिया दिख रहा है बस उसी डायरेक्शन में मानेंगे। अगर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट VIP 360 वाला, तो फिर तो 1 रिएक्शन होगी। दोनों में समझ में आ गया क्या, बाय डिफॉल्ट 2 लेकर के चलना, अदरवाइज वो बोल दे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये रोलर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला है, तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, ड्रैग होगी, इसका मतलब एक ही वर्टिकल रिएक्शन देगा, पक्की बात ना। रिएक्शन तब देता है जब वो मूवमेंट फ्रीज हो जाता है, तो अगर फ्लोर पे इधर और इधर जा पा रहा है तो इसका मतलब इधर रिएक्शन नहीं दे रहा है, कहाँ रिएक्शन दे रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर रिएक्शन देगा। तो अभी तो आपको पहिए दिखा रखे हैं मैंने ऐसे, इस डायरेक्शन में तो फ्री है, इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा ऐसा मानेंगे, और वर्टिकल में नहीं जा पाएगा, इसको 2 मानेंगे कि यहाँ पर 2 रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। बताओ जरा इस क्वेश्चन में अगर ये चेंज कर दे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 18 की जगह ये आपका 17 हो जाएगा, है ना, और कितना होगा बताना जरा, 18 की जगह ये तो 17 कर दिया, आंसर आपका 17 हो गया, यहाँ पर भी आपका 17 हो गया, 17 माइनस 6 11 हो गया, और यहाँ पर ये 6 रहा, ठीक है, आंसर्स में ये तब्दीली आएगी। अगर इसको बोल दे, क्या बोल दे, बाय डिफॉल्ट तो हमने ऐसे किया, और अगर इसको बोल दे कि दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, बॉल और सॉकेट जॉइंट है VIP 360 वाला, है ना, आप तो ऐसे समझ लो, अगर आपको देखना है देखो VIP का प्रचार हो रहा है VIP 360 वाला अगर वो है तो आप समझ डेवलप कर लो कि दोनों डायरेक्शंस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं मिलेगा फ्लोर के अलोंग, कहाँ मिलेगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस केस में फिर ये 1 हो जाएगा, इस केस में फिर ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 16 होगा, ये 16 होगा, 16 माइनस 6 फिर 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 रहेगा। देखो
कंसेप्ट मत बनाना डीएसआई हमेशा अच्छे होते, चेंज हो जाएगी सिचुएशन अभी थोड़ी देर में। आगे बात समझ में सारी, चलो इससे भी हम बाहर निकलते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, रोलर का क्या योगदान है। चलो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने आपको जो सिंपल स्ट्रक्चर दिया था उसमें मैं हिंज बना दूं इस जगह पर यहाँ, तो इस हिंज का क्या रोल होगा, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। कंसेप्ट दे ही चुका हूं मैं आपको कि हिंज का मतलब क्या है, कैसे डील करते हैं हिंज को, वो आपको आता है, बस मेरे को आपको 3D के अंदर बताना है। सारे लोग थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपके पास में जो स्ट्रक्चर है वो वही वाला स्ट्रक्चर मैंने ले लिया है ना। यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, इसके अलावा आपके पास में जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी मैं फिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं फिक्स ले रहा हूँ। सारे लोग ध्यान देना, बस मैंने क्या एडिशनल काम किया, देखो इसका अब तक डीएस डीएससी वगैरह सब निकाल लिया ना आपने। अभी तक जो इसका डीएस है वो कितना आया था, 24 आया था। उसका डीएसई कितना निकाला था, उसका डीएसई था 18, और उसका डीएसआई डिफरेंस करके इन दोनों का डिफरेंस किया 6 आया, है ना। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास थी। चलो अब आगे चलो, मुझे बताओ जरा यहाँ पे हिंज डालने का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंज। इस मेंबर के सारे मूवमेंट जीरो, इस मेंबर में कौन कौन से मूवमेंट हो गए, mx1, my1 और mz1, 3 मूवमेंट लेके आएगा ये मेंबर। और ये जो दूसरा मेंबर है ये भी 3 मूवमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि हम 3D में खेल रहे हैं। 3D में एक मूवमेंट नहीं होता, 3D में 3 मूवमेंट्स होते हैं जो आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के कितने मूवमेंट्स हैं, 9 मूवमेंट्स हैं। और वो सारे 9 मूवमेंट जो है m1 m2 m3 m4 वगैरह सब कितने हो गए, जीरो, सारे जीरो है। जिसमें से इस ज्वाइंट का जब ये इक्विलिब्रियम लिखा था डीएस निकालते समय माइनस इक्वेशंस की थी, तो हर एक ज्वाइंट पर 6 आपने इक्वेशन बनाई थी, उसमें से 3 इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है। कौन सी, समेशन mx बराबर 0, समेशन my बराबर 0, समेशन mz बराबर 0। तो हमारे पास में ऑलरेडी ये ले चुके हैं mx1, mx2 और mx3। इन तीनों मेंबर्स का जो एक्स डायरेक्शन वाला मूवमेंट है वो 0 है, ऐसा हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो अब वो मुझे जो एक्स में 3 मूवमेंट 0 बोलेगा कि सर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है, तो उसने वाकई में मुझे 3 इक्वेशन नहीं दी, उसने 2 दिए। क्योंकि अगर वो इसको 0 बता दे, इसको 0 बता दे, तो ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, तो mx3 0 है। तो उसने हर डायरेक्शन में दो मूवमेंट्स मेरे को 0 दे दिए एक तरीके से, तो मुझे 6 दिया उसने। तो आप यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, यहाँ पे लगेगा, हम जानते हैं 3D में मूवमेंट 3 होते हैं, तो पहले आपने m-1 लगाया था ना, अब वो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी भी वही करना है कि हिंज पर कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 3 में से एक कम करो 2, लेकिन एक सिंगल मूवमेंट नहीं है, 3 मूवमेंट है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6। तो 6 माइनस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी 24 में से 6 माइनस कर दो, यहाँ पर 18 आंसर आएगा। अगर ये हिंज होगी तो डीएसई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, डीएसई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर 0। थंब रूल मत बनाना, ठीक है, कि डीएसआई 0 होता है, एज पर द कंडीशंस आएंगे हमेशा आंसर्स। अगर इस स्ट्रक्चर में मैं रस्सी लगा दूं क्या होगा, अब रस्सी में 3 डायरेक्शन की टेंशन मत लेना, रस्सी में एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, टेंशन एक ही आएगी, एक अननोन और जुड़ गया। अगर इस 3D स्ट्रक्चर के साथ इस हिंज के साथ एक रस्सी जोड़ दे, मैं बोलो 99.99% बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन आप कर लोगे, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसमें एक अननोन है, इसके अंदर कितने अननोन है, 18 और 19 आंसर खत्म। बात समझ में आ गई है, क्लियर है कंसेप्ट, है ना। ये आप चाहे तो इसको अलग से लिखना चाहो तो लिख लेना कि अगर मैं यहाँ पे एक रोप जोड़ दूं तो उसमें आंसर फिर 19 हो जाएगा। जनरली रोप वोप से जब क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने डीएससी बता तो दिया था, लेकिन डीएससी उसमें पूछता नहीं, उसमें डीएससी पूछता है, क्योंकि उसमें 2 थे ना। अगर आप इंटरनल की तरह मान लोगे तो सपोर्ट रिएक्शन पता है, सपोर्ट रिएक्शन अगर नॉन मान लोगे तो फिर इंटरनल फोर्सेस आपका अननोन है ना। तो जनरली वहां पे डीएससी पूछता है आपसे, डीएस। बातें समझ में आ गई कि सारी। तो इसको ऐसा करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, है ना। तो मैंने जो आपको आज की क्लास में जो बताया है वो मैंने 2D रिजिड फ्रेम और 3D रिजिड फ्रेम के बारे में बता दिया। अब मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग बताना जरा, फटाफट से सभी लोग आंसर दो, है ना। अगर लिख लिया हो तो मैं क्वेश्चंस करूं रैपिड फायर,
है ना, सभी लोग मुझे आंसर्स देते हुए चलो। मुझे ये बताओ कि अगर आपका 2D रिजिड फ्रेम एनालिसिस में जा रहा है और वहां पर अगर फिक्स जॉइंट है, हाउ मेनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू कैन राइट? ठीक है, 3। हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर देयर एट द फिक्स्ड एंड? 2D रिजिड के अंदर 3। हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शन आर देयर ऑन द हिंज? 2। ऑन द गाइडेड रोलर? देखो एक भी आ रहा है आंसर, 2 आएगा। गाइडेड रोलर किसको कहते थे? गाइडेड रोलर वो है जो मूवमेंट देता है एक तो, और एक जिस डायरेक्शन में रोलर है उस डायरेक्शन में तो फ्री करेगा, कोई फोर्स नहीं देगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगा, ये बताया था। तो 2 होंगे वहां पर, है ना। मुझे बताओ कि अगर आप यहां पर 2D रिजिड फ्रेम में डीएस निकालने जाते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है 3m प्लस r माइनस 3j। व्हाट आर द टोटल अननोन्स? ठीक है, टोटल अननोन्स फॉर टू सॉल्व द 2D रिजिड फ्रेम। आंसर हुआ 3m प्लस r। What is the stability condition? बस यहीं से पूछा आपसे, स्टेबिलिटी कंडीशन बताओ 2D रिजिड फ्रेम में, बताओ स्टेबिलिटी का क्या बोला है मैंने? ds जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप स्टेबल बोल सकते हो। वैसे तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है कि अगर आपका ds लेस देन 0 है, ये डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। तो कभी आपसे पूछ ले कि 2D रिजिड फ्रेम अनस्टेबल होगा, उसकी कंडीशन क्या है, तो आंसर होगा 3m प्लस r, ठीक है, माइनस 3j शुड बी लेस देन 0। तो इक्वेशन बन जाएगी 3m प्लस r should be less than 3j। ऐसी इक्वेशन दिख जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन में आपको ऐसे नजर आएगा, कभी इक्वल टू लिख करके, कभी ग्रेटर लिख करके। अनस्टेबल 100% अनस्टेबल होगा अगर ds लेस देन 0 है। लेकिन उल्टा यदि कर दिया ds ग्रेटर देन 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल भी हो सकता है ना। स्टेबिलिटी के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आ जाएगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके बाद आएगा, है ना। मुझे बताओ कि हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर हैविंग at the fixed support in the 3D structure, 3D rigid structure, है ना। तो 36 कौन कौन से? 3 डायरेक्शन के फोर्सेस और 3 डायरेक्शन के मूवमेंट, है ना, इस तरीके से। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी कितनी होती है अगर आपका 3D रिजिड फ्रेम है? तो अभी बताई थी r माइनस 6। और अगर आपका 2D रिजिड फ्रेम है तो दैट इज r माइनस 3। How many condition of equilibrium you can write on the whole structure, whole 3D structure, rigid frame? पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी हो तो 6 है, और अगर 2D रिजिड स्ट्रक्चर है तो 3 है पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंटरनल नहीं जाना, फिर पूरे स्ट्रक्चर पे लिखनी है, 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पे लिख सकते हैं। तो जो भी मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किए हैं सब लैंग्वेज बन के आते हैं, डीपीपीज में भी दिखेंगे, डीपीपीज करना, ठीक है। आज मैंने जितना बताया उस जगह से अगर क्वेश्चंस आप देखोगे, यानी कि डीएस और डीएससी वगैरह निकालने के, 2D और 3D रिजिड फ्रेम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रसेस वाले, पिन जॉइंटेड वाले छोड़ देना भी, ठीक है। और आपको इंतजार करना है तो आज रहने दो, ठीक है। कल जब आप क्लास कंप्लीट करोगे तो डीएस और डीके वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो मिक्स मिलेंगे क्वेश्चन, डीएस और डीके वाले एक साथ करना, ठीक है। तो आज रहने दो, आज बस रिवाइज करना, ठीक है। चलो।